ओहो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, सब लोग जिंदा हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ध्वस्त हैं, पस्त हैं, अस्त हैं। लाइव तो दिख रहा है ना आप सबको। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कल मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो हम कैसे लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अगर किसी लाइन का स्लोप और इस लाइन पर स्थित 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर किसी लाइन का स्लोप और वाई इंटरसेप्ट पता है, वाई एक्सिस पर अंतःखंड पता है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, मैंने तो आपको समझा दिया, मेरा काम तो हो गया, लेकिन आपको अपने दिमाग में बैठाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट को कई कई बार पढ़ना पड़ेगा, उस पर काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको बढ़िया से नोट्स होने चाहिए, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको समझ भी आ गया ना तो हफ्ते भर बाद सब भूल जाओगे, तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको बताया हूं कई बार कि ये जो भाई बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है ये बुक, तो क्यों अपने रिवीजन के ऐसे कर रहे हो भाई। इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करो। और भैया, कॉन्सेप्ट किंग बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको समझाया हूं, सारे के सारे लिखे हुए हैं। A to Z ऑल कॉन्सेप्ट यहां पर लिखे हूं, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसी ऑर्डर में मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। तो यहां से आप बार 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 बार, एक दिन बीता फिर रिवीजन कर लिया, फिर दूसरे दिन फिर रिवीजन कर लिया, फिर 4-5 दिन छोड़ के फिर रिवीजन कर लिया। जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे होगा नहीं। और अच्छी बात है कि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी डाला है। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, मैं कल ही देख रहा था, अभी ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। हमने तो कुछ बोला नहीं, वही अपनी तरफ से ऑफर चला रहे हैं, तो आप इसको ऑर्डर कर लीजिए सब बच्चे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे प्यारे भाई। आज की कहानी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे होगी, आज के सवाल जो मैंने कल की क्लास में बताए थे। आज के सवाल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे होंगे जो मैंने कल की क्लास में बताए थे। ठीक है जी, चलो कुछ सवाल 45 में फटाफट करेंगे। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसकी स्लोप -1/2 है, और जो लाइन x माइनस वाई बराबर -1 और 3x-2y बराबर 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरती है। आपसे बोला है उस लाइन का स्लोप क्या होगा जिसकी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप तो -1/2 है, और आपको दो लाइन दी है। एक लाइन दी है आपको x माइनस वाई बराबर -1, और दूसरी लाइन दी आपको 3x-2y, 3x-2y बराबर 0। ठीक है बच्चे, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरती है। देखिए मेरे भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट या हिंदी में प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है। जब भी हम दो लाइन एक दूसरे को, जब भी हम दो लाइन खींचते हैं तो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेदन बिंदु। और दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटेंगी, ऐसा तो है नहीं कि मुड़ के वापस काट लेगी। अगर हम दो लाइन खींच रहे हैं टेढ़ी टेढ़ी तो एक ही बिंदु पर काटेंगी, एक से ज्यादा पे नहीं काट पाएंगी। तो सवाल में आपसे पूछा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप तो -1/2 है, लेकिन ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशन जो दी हुई हैं, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि यहां से होके जाती है, इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। मुझे यह पता करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, कैसे पता चलेगा। इन इक्वेशन को सॉल्व करके, इन इक्वेशन को सॉल्व करके। और आप बचपन से इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हो कि दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो या तो x को सेम करो या y को सेम करो, या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो, जो भी आपको पसंद आए। जैसे यहां x है, यहां 3x, या तो x को सेम कर लो या y को। यहां 2y है, यहां y है, तो मैं y को सेम कर लेता हूं। यहां 2y है तो यहां भी 2y बनाने के लिए पूरे को 2 से गुणा कर दो।
यहां पूरे को 2 से गुणा करो, 2x माइनस 2y बराबर -2। पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए, पूरे को 2 से गुणा कर दीजिए और मेरे दोस्तों घटा दो, घटा दो, घटा देते हैं, ये कट जाएगा। 2x में से 3x घटाएंगे माइनस का x, -2 में से 0 घटाएंगे -2, तो यहां से x का मान 2 आ गया। ये मैंने घटा दिया। अब x का मान 2 आ गया। ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख दो, चाहे आप यहां पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। x का मान हम 2 रख देते हैं, 2 माइनस वाई बराबर -1। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। y की वैल्यू आ जाएगी जी 3। यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2,3 है। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2,3 है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल बन गया। ये वो सवाल बन गया कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप -1/2 है, और जो लाइन 2,3 से होके जाती है, जो लाइन 2,3 से होके जाती है, अगर कोई लाइन 2,3 से होके गुजरती तो सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह 2, y की जगह 3 रखेंगे, सेटिस्फाई होगा, ये ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। x की जगह 2, y की जगह 3 रखेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन आंसर आ गया। सॉल्व करना चाहते, मैंने कल समझाया है, अगर किसी लाइन का स्लोप दिया है, लाइन पर एक पॉइंट दिया है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1, y1 3 है, बराबर स्लोप -1/2 इंटू x माइनस x1। x1 आपका 2 है, तो 2y -6 बराबर -x प्लस 2। -x इधर आएगा, x प्लस 2y बराबर -6 राइट साइड में जाएगा 8, x प्लस 2y बराबर 8। ये आंसर आ गया। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया? भैया राहुल कुमार जी, क्या समझ नहीं आया? आप ही बताओ राहुल कुमार, कल की जो क्लास हुई थी तूने उसका कितनी बार रिवीजन किया? क्या तूने कल की क्लास 5 बार पढ़ी? राहुल कुमार, क्या तुमने कल की क्लास 5 बार पढ़ी? 5 बार का मतलब सीरियस होकर पूछ रहा हूं, 5 बार। क्या तुमने राहुल कल की क्लास 5 बार पढ़ी? एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फॉर्मूले को 5 बार लिख के देखा? जो मैंने कल सवाल बताए थे उनको दोबारा कर करके देखा खुद से कॉपी में? अभी क्लास शुरू करने से पहले क्या तुमने रिवीजन किया? जब तुमने इतना किया ही नहीं तो तुमको कैसे समझ में आ जाएगा? नहीं बेटा, एक बार में तो उसी को समझ में आएगा जिसने चैप्टर हल्का फुल्का 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा है। सर पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करनी है? क्योंकि सवाल कह रहा है। यार तुम सवाल नहीं पढ़ते भाई, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप -1/2 है? उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप -1/2 है, और जो लाइन x माइनस वाई बराबर -1 और 3x माइनस 2y बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरती है। उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप -1/2 है और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाती है। आप बताओ, अगर कोई लाइन इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जा रही है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट। व्हाट द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट फॉर लीनियर इक्वेशन 59x प्लस 14y माइनस 112 बराबर 0। बोला है इस लाइन का y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, इस रेखा द्वारा y एक्सिस पर अंतःखंड क्या है। बहुत बेसिक सवाल है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है ये लाइन y एक्सिस को कहां पे काटेगी। अगर हम कोई लाइन खींचते हैं इस तरीके से तो y एक्सिस को यहां पे काटते, इसे बोलते हैं y एक्सिस पर इंटरसेप्ट।
तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी। ये लाइन वाई एक्सिस को जहां भी काटे वहां एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो आप कुछ मत करो, एक्स की जगह जीरो रख दो, एक्स की जगह जीरो रख देंगे जीरो हो जाएगा, एक्स के जीरो रख दो जीरो हो जाएगा। 14 वाई बराबर -112 राइट साइड में चला जाएगा, वाई बराबर 14 8 112, यानी कि लाइन का एक्स वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो 8 होगा, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 8 होगा। बेसिक सवाल है। चलिए अगला सवाल नंबर 47 करो बच्चों। दो रेखाओं का स्लोप 1 और √3 है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण क्या है। दो रेखाओं का स्लोप 1 और √3 है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण क्या है, बताइए बच्चों। बहुत शानदार सवाल है। अगर किसी लाइन का स्लोप 1 है, स्लोप 1 है यानी कि वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है। बात समझ में आई भाई। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अगर टेन थीटा 1 है तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर किसी को टेबल नहीं याद छोड़ दीजिए। अगर दूसरी लाइन का स्लोप √3 है यानी कि वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भाई स्लोप क्या होता है, टेन थीटा टेन 60 डिग्री का मान √3 होती है, √3। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर किन्हीं दो लाइन का स्लोप 1 और √3 है तो मैं ये कह सकता हूं वो लाइन, एक लाइन तो ऐसे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार से पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री कोण बनाती है। और दूसरी लाइन ऐसी है जो 60 डिग्री का कोण बनाते, 60 डिग्री का कोण बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया इन दोनों लाइन के बीच का कोण क्या होगा। तो जब ये हम दो लाइन खींचेंगे तो ये वाला कोण इन दोनों के बीच में बनेगा, ये आपसे पूछा गया कितने डिग्री का होगा। अगर ये 60 है 45 है तो दिख रहा है सबको 15 डिग्री का होगा, कि 45 जमा 15 60 आना चाहिए। दोनों रेखाओं के बीच में 15 डिग्री का कोण होगा। ठीक है जी। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये एक त्रिभुज बन गया बेसिकली। बाह्य कोण जो होता है वो अंदर वाले कोण के बराबर होता है, अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। 45 में 15 जोड़ेंगे तब 60 आएगा। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये निहायत ही आसान सवाल था। बताइए सवाल नंबर 48 करो। नहीं अजय राजा, कल अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर लिए, लेक्चर की हर एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, हर एक का रिवीजन होना चाहिए, हर एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे, वरना नहीं होंगे सवाल। आप ये सोचो ऊपर ऊपर से पढ़ के या थोड़ा बहुत पढ़ के चैप्टर हो जाएगा, नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत पढ़ के परसेंटेज रेशियो हो सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होता थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, कोलिनियर है, सररेख है, एक्स का मान पता लगाएं। पहले समझो कोलिनियर क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, अगर मेरे प्यारे बहुत सारे पॉइंट ए बी सी डी अगर ये एक ही लाइन पर हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही रेखा पर हैं। तो यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी ई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये सब क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है। हिंदी में संरेख, संरेख का मतलब समान रेखा पर स्थित बिंदु। संरेख का मतलब समान रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब संरेखीय बिंदु, अगर कोई बिंदु एक ही रेखा पर है, समान लाइन पर है, तो हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब जैसे सवाल में बोला गया कि 3 बिंदु ए बी सी यहां पर कोलिनियर है, सररेखीय हैं, तो आपसे
ये एक्स का मान बच्चों पूछा, ये एक्स का मान आपसे पूछा ये, तो भैया स्लोप सेम कर दो। तरीके तो बहुत सारे हैं कि आप एबीसी से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया जीरो करो, एबीसी से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया जीरो करो, पर बेस्ट तरीका यह है कि जो स्लोप लाइन एबी का होगा वही बीसी का होगा, एबी और बीसी के स्लोप को बराबर कर दो। लाइन एबी का स्लोप क्या है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है, दो में वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दो में से घटाई एक आ जाएगा, एक्स में से माइनस दो घटाएंगे एक्स प्लस दो आ जाएगा बराबर। लाइन बीसी का स्लोप क्या है मेरे प्यारे भैया, एक में से माइनस तीन घटाएंगे चार आ जाएगा, माइनस दो में से छह घटाएंगे माइनस आठ आ जाएगा, तो चार दूनी आठ, तो एक्स का मान आ जाएगा एक्स प्लस दो बराबर माइनस दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस चार। कुछ नहीं किया मैंने, लाइन ए बी का और मैंने लाइन बीसी का स्लोप बराबर कर दिया, मैंने ए बी और बीसी सेम ही तो लाइन है, अलग थोड़ा ना, सेम ही तो लाइन है, दोनों का स्लोप बराबर कर दिया, बात खत्म। ये सबसे आसान तरीका है, इससे छोटा तरीका नहीं है इस सवाल का, यही शॉर्टकट है। आगे सवाल नंबर 49 बताइए, आखिरी सवाल है, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया है, एनटीपीसी सीबीटी के पेपर में आया, बताइए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन बताओ सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6,2 एंड 4,6। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल यह है एक्स और वाई के बीच ऐसा रिलेशन बताओ कि पॉइंट एक्स कॉमा वाई 6,2 और 4,6 से बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, बताओ बच्चों। देखिए मान लीजिए दो पॉइंट है 6,2 और 4,6, दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, 6,2 और 4,6, ये दो पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट पता है। बोला है एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या होगा अगर ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हैं, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स कोमा वाई है, इन दोनों से इक्वल दूरी पर है। इक्वल दूरी का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, जो दूरी ये है उतनी दूरी मेरे दोस्तों ये है। तो आप मुझे बताओ अगर ऐसा है तो ये एक्स वाई के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है भाई, बताइए बच्चों। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर ये 6,2 और 4,6 से इक्वल दूरी पर है, अगर इक्वल दूरी पर है तो भैया सवाल में कुछ भी नहीं करना आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो डिस्टेंस पी ए होगी वही पी बी होगी। तो पी ए डिस्टेंस कितनी है, पी से ए तक की दूरी कितनी है, √x माइनस 6 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग बराबर बराबर y माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी, पी से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, √x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो अपने आप आ जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दो, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दीजिए, x माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, y माइनस 2 का स्क्वायर क्या है, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एलजेब्रा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर x माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, y माइनस 6 का स्क्वायर कितना है बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर कर दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, कट गया। ठीक है जी, देखते हैं क्या क्या बचता है, 36 36 भी कट गया, 36 36 भी कट गया। ठीक है जी, उसके बाद माइनस 8x इधर ले आते हैं, माइनस 12x प्लस 8x माइनस का 4x हो गया,
-12y इधर ले जाते हैं, 12y -4y 8y हो गया। 16 इधर ले आते, 4 को उधर ले जाते हैं, 16 -4 12 हो गया। ठीक है जी, ये आ गया बेटा। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो माइनस का x प्लस का 2y बराबर 3। 4 से डिवाइड कर ले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3। ये -x+2y बराबर 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? x -2y बराबर -3। डी ऑप्शन आंसर है, डी। डी आंसर है बच्चों। अगर मैं पूरे को माइनस से गुणा कर दूं, ये x के साथ माइनस आ रहा है, जनरली हम स्टार्टिंग में माइनस नहीं लगाते। पूरे को x से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर दो पूरे को, तो प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा, राइट साइड में -3 हो जाएगा। तो x -2y बराबर -3। ये x और y के बीच रिलेशन आएगा, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। खत्म। सॉल्व करना है केवल। -12 -8x इधर आएगा, प्लस माइनस का 4x, -4y इधर आएगा, प्लस 12 -4y प्लस 12y 8y हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, 16 -4 12। तो ये x -2y इक्वल टू -3। पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा, नोट्स में आ जाइए। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, और अगला टाइप, और अगले टाइप पे सवाल मैं आपको कराऊंगा, कम से कम 20 सवाल अगले टाइप पे। अगले टाइप पे मैं आपको कराऊंगा 20 सवाल। देख लीजिए बेटा, एक बार देख लीजिए मैंने कैसे कैलकुलेशन की है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी इसमें बेटा? एक्स और वाई की तो इनफाइनाइट वैल्यू है ना, अकेला थोड़ा ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर, ये भी इन दोनों से बराबर दूरी पर है, ये भी इन दोनों से बराबर दूरी पर हो सकता है, ये भी इन दोनों से बराबर दूरी पर हो सकता है, ये भी इन दोनों से बराबर दूरी पर हो सकता है। तो यहां ये इक्वेशन है, एक्स वाई की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इनफाइनाइट। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पर, ठीक है ना। ये दो पॉइंट ए बी है, इनसे बराबर दूरी पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। इनफाइनाइट, ये सारे पॉइंट जो हैं ए बी से बराबर दूरी पर हैं, ये सारे पॉइंट ए बी से बराबर दूरी पर हैं, और इनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाली है मैंने ये। ठीक है भाई, ये भी ए बी, ये सब ए बी से बराबर दूरी पर हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि में कुछ जाता भी है कि नहीं जाता है? पता नहीं कैसे बालक हो यार। दुनिया में अनंत बिंदु हो सकते हैं जो दो बिंदु से बराबर दूरी पर हो, ये तो मैंने आपको एक दिखाया है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो, ये भी ए बी से बराबर दूरी पर आएगा, इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये भी बराबर दूरी पर आएगा, ये भी दोनों से बराबर दूरी पर। इन दोनों का मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट भी बराबर दूरी पर होगा। तो इन सभी बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण है ये x-2y बराबर 3। बहुत गहरी बात है बेटा, बहुत गहरी। सवाल में नहीं दिया, ये सवाल का हिडन मीनिंग है, हिडन मीनिंग। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, बहुत प्यारी चीज है भाई साहब ये।
जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको मजा आएगा करने में, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं दोनों को खुश करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। जब हम दो लाइन खींचते हैं, जब हम दो लाइन खींचते हैं मेरे प्यारे में, दो लाइन खींचते हैं तो तीन केस बन सकते हैं। अगर हम दो लाइन खींचे तो तीन केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये होगा कि दो लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटते हो, यानी कि इस तरीके से टेढ़ी टेढ़ी लाइन हो, टेढ़ी टेढ़ी। जब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो तीन केस बनते हैं। पहला केस तो यह बनता है कि दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक ही, यानी कि इन दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इन दोनों रेखाओं का एक ही हल होगा, इन दोनों रेखाओं का एक ही हल होगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर कट करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं, हिंदी में लिख लेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर हम दो लाइन खींचते हैं तो तीन केस बनते हैं। एक केस तो यह हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि दो लाइन ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हो और वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काटेंगे। ऐसा नहीं कि टेढ़ी होकर दोबारा काटने लगेगी, नहीं, एक ही बिंदु पे काट दिया तो काट दिया, एक से प्यार किया तो किया। इन दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक अनूठा हल है, एक ही सॉल्यूशन होगा। ये दोनों लाइन एक ही बिंदु पर काटती हैं, इसलिए मेरे प्यारे भाई इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दूसरा केस ये होगा कि भैया दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाएं, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर पैरेलल हो जाएं। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल या हिंदी में समांतर हो जाएं। आप बताओ, अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर का मतलब बराबर डिस्टेंस पर हैं, बराबर डिस्टेंस पर हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब बराबर डिस्टेंस पर है। जैसे ट्रेन की पटरियां, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उनके बीच की दूरी बराबर होती है। अगर सपोज इनके बीच की ये दूरी 2 मीटर है तो ये दूरी भी इनके बीच की 2 मीटर ही होगी। कहीं भी आप इनके बीच की दूरी निकालो, इनके बीच की दूरी हमेशा 2 मीटर रहेगी, कहीं भी डिस्टेंस सेम है। उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। आप बताओ, अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं या पैरेलल हैं, तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी? नहीं। रेलगाड़ी की पटरियां गुजरात से शुरू होकर बिहार तक आते हैं, क्या बीच में कभी एक दूसरे को काटते? नहीं काटती, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, इसलिए इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहां ये एक दूसरे को काटे, यानी कि इन दोनों लाइनों को सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा। इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, आप बोलोगे जी बहुत सही। ना, तीसरा केस क्या बन सकता है बच्चों? तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस यह बनता है बेटा कि हमने एक लाइन खींची, हमने एक लाइन खींची, ये लाइन खींची, हमने एक लाइन खींची, ये खींची। आप बोलोगे सर गोरी लाइन या पिंक लाइन। हमने एक लाइन खींची पिंक लाइन। अब अक्सर पिंक लाइन को कलवा लोग पसंद करते हैं, और मेरे भाई मैंने सेम इसी लाइन के ऊपर, मैंने सेम इसी लाइन के ऊपर, इसी के ऊपर एक दूसरी ब्लैक कलर की लाइन खींच दी। इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन खींच दी मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? ब्लैक कलर की, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, एक के ऊपर एक। एक रेखा हमने खींची मेरे दोस्तों पिंक कलर की, और उसी के ऊपर हमने मेरे दोस्त एक लाइन खींच दी दूसरी ब्लैक कलर की। दो अलग अलग लाइन है ये, लेकिन है एक के ऊपर एक, यानी कि सेम ही लाइन हो जाएंगी। इनको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इनको हम? को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन्स।
हिंदी में हम इनको कहते हैं संपाती रेखाएं, हिंदी में हम इनको कहते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, को इंसिडेंट लाइंस, हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं, इन्हें बोलते हैं पैरालाइंस, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नाउ टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तो मेरे प्यारे भी, अगर दो लाइन को इंसिडेंट है, संपाती रेखाएं, तो क्या होगा जुल्म? जुल्म यह होगा कि जो बिंदु पहली लाइन पर होगा वो दूसरी लाइन पर भी होगा, जो मच्छर पिंक पे बैठेगा वो ब्लैक पे भी बैठेगा, जो मक्खी पिंक पे बैठेगी वो ब्लैक पे भी बैठेगी। इसका मतलब जो बिंदु ब्लैक पे होगा वो पिंक पे होगा, जो पिंक पे होगा वो ब्लैक पे होगा, यानी कि इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काटती हैं, क्योंकि जो बिंदु पहली लाइन पर होगा वही दूसरी लाइन पर भी होगा। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन केवल एकमात्र सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही स्पेशल पॉइंट पे काटती हैं और वही स्पेशल पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। दो लाइन पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, उनका कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, उनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। दो लाइन अगर कोइंसिडेंट संपाती रेखाएं तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशंस का मतलब है दो लाइन एक दूसरे को जितनी बार काटती हैं, एक बार काटा एक सॉल्यूशन, कभी नहीं काटा नो सॉल्यूशन, काटा 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 इनफाइनाइट बार काटा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बच्चों क्या आपको ये समझ में आया? भाई साहब क्या आपको ये समझ में आया? अब इससे बेहतर मैं क्या समझा दूं, इससे बेहतर मैं क्या समझाऊं? चले जाओ भारत के स्कूलों में जहां की फीस 1 लाख रुपया महीना भी है, 1 लाख रुपया महीना की फीस वाले स्कूल के मास्टर ने भी इस तरीके से खींच खींच के नहीं बताया होगा, विश्वास देता हूं मैं। ये सब चीजें आपको 10वीं क्लास में पढ़नी थी। आप ऑलरेडी 7-8 साल लेट पढ़ रहे हो, आप 7-8 साल लेट हो। एक आपकी क्लास चल रही है ऑनलाइन जिसमें आप ये पढ़ रहे हो, वहीं एक 10वीं क्लास का बच्चा ट्यूशन में ये चीज पढ़ रहा है, ट्यूशन में, जिसकी उम्र आपसे 8-10 साल कम है। आपसे 8-10 साल छोटी उम्र का बच्चा एक ट्यूशन में, जिसकी नजर उसकी साथ वाली लड़की पे है, मास्टर से पढ़ा रहा और एक आप पढ़ रहे हो, दोनों बराबर औकात में है इस टाइम। देखो बस फर्क ये है कि ट्यूशन की फीस 500 रुपया महीना है और हमारे पूरे बैच की फीस 500 है। वो मास्टर वह हर महीने 500 लेता है, इतना सा पढ़ाता है, और हम सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं उतनी फीस में। ठीक है, समझ में आया? चलिए ना मेरे दोस्तों, अब देखिए दो लाइन है, अगर आपके सामने यहां पर दो लाइन है तो दोनों लाइन की इक्वेशंस भी तो अलग अलग होंगी। तो मैं यहां पे कंडीशन निकालूंगा, अब मैं यहां से कंडीशन निकालूंगा कि अगर
दो लाइनों का यूनिक सॉल्यूशन है तो इसकी क्या कंडीशन है, दो लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या कंडीशन है, दो लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन है। मान लीजिए कि ये दो लाइन है मेरे प्यारे भाई, इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये है मेरे प्यारे भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। What is x and y? X and y are any points on this line. X and y are any point on this line. ठीक है जी। तो ये दो लाइन है मेरे प्यारे। अब बताओ दो लाइन एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब प्रतिच्छेद करेंगी। सुनिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर ये दो, ये हमारे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने दो रेखा खींची, इन दोनों रेखाओं का स्लोप सेम है, इन दोनों रेखाओं का स्लोप सेम है। अगर इन दोनों रेखाओं का स्लोप सेम है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। अगर इन दोनों लाइन का स्लोप सेम है तो ये दोनों लाइन सेम झुकाव पर हैं। जब सेम झुकाव पर है यानी कि एक दूसरे के समांतर है। तो यानी कि दो लाइन एक दूसरे को कब काटेंगी, दो लाइन तब काटेंगी जब उनका स्लोप अलग अलग हो। यानी कि अगर एक लाइन ऐसे थीटा कोण बनाती है तो दूसरी लाइन ऐसे अल्फा कोण बनाए, दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग होना चाहिए। समझ में आया। तो दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर तभी काट पाएंगी जब दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग हो। बस दिस इज द कंडीशन, दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग होना चाहिए। बच्चों स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप आएगा माइनस का a1 बटे b1 बराबर, बच्चे इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप होता है एक्स का कोएफिशिएंट बटे वाई का कोएफिशिएंट माइनस a2 बटे b2, माइनस a2 बटे b2। दोनों का स्लोप शुड नॉट बी इक्वल, स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। माइनस से माइनस कट जाएगा, a2 को हम इधर ले आते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चे, a2 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो a1 बटे a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बटे a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। ये कंडीशन आ गया। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसा है तो इन दोनों लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 बटे a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर तभी काटेंगी जब उन दोनों लाइन समांतर ना हो। ठीक है, दैट मीन्स a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू, दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग कर दिया, माइनस माइनस कट गया, a2 को नीचे ले आया, b1 ऊपर चला गया। हम a2 को नीचे ले आया, b1 ऊपर चला गया। तो यानी कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो अलग अलग होना चाहिए। कंडीशन आ गया। आगे अगला केस, प्यारे प्यारे बच्चे, ये दो लाइन समांतर है मेरे प्यारे भाई। मान लिया इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो भैया दो लाइन का कोई सॉल्यूशन, अगर दो लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं, इफ टू लाइंस हैज नो सॉल्यूशन, इफ टू लाइंस हैज नो सॉल्यूशन दैट मींस टू लाइंस आर पैरेलल, दिस दैट मींस टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा। अब बताओ इस लाइन का स्लोप क्या, इस लाइन का स्लोप है एक्स का कोएफिशिएंट बटे वाई का कोएफिशिएंट माइनस a1 बटे b1, और इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट बटे वाई का कोएफिशिएंट माइनस a2 बटे b2। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर। तो आप देखोगे सर माइनस माइनस तो काट दो, a2 को नीचे ले आओ, माइनस माइनस काट दो, a2 को सर नीचे ले आओ, b1 को ऊपर खींच लो, ऐसे कर सकते हैं। तो हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2। यानी कि अगर दो लाइन समांतर हैं मेरे प्यारे भाई तो दैट मीन्स उन दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा, और स्लोप बराबर तभी होगा जब x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है, ये दोनों तो रेशियो बराबर होने चाहिए,
ये दोनों तो रेशियो बराबर होने चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये दोनों तो रेशियो बराबर होने चाहिए, बट C1 बटे C2 का रेशियो इनके बराबर नहीं होना चाहिए। C1 बटे C2 का रेशियो इनके बराबर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। कोई प्रॉब्लम? हाँ, आपको सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या मतलब है इसका? ये दोनों रेशियो तो बराबर होने चाहिए, बट C1 बटे C2 के इक्वल नहीं आने चाहिए। A1 बटे A2, B1 बटे B2 का रेशियो तो सेम होगा, बट C1 बटे C2 का रेशियो सेम नहीं होगा। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे बच्चों मैंने आपके सामने दो लाइन लिख दी, मैंने बच्चों आपके सामने दो लाइन लिख दी इस तरीके से, 5x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0, या 5x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0। दूसरी लाइन है 10x प्लस 14y प्लस 11 बराबर 0। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों लाइंस के कितने सॉल्यूशन हैं? मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों रेखाओं के कितने सॉल्यूशन हैं? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती हैं? तो आप देखो, आप ये देखो सर, x के कोफिशिएंट है ये 5 और 10, y का कोफिशिएंट है 7 और 14 है। तो सर x के कोफिशिएंट ये 5 10 हैं, y का कोफिशिएंट 7 14 हैं। तो इन दोनों लाइन का सर स्लोप बराबर है, ये पैरेलल लाइन है सर। ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। इन दोनों लाइन का स्लोप बराबर है, इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन समांतर हैं, और मेरे प्यारे बच्चों ये एक एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे जो ये दिया है 8 और 11, ये अलग अलग है, ये 8 और 11 अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है मेरे दोस्तों। यानी कि ये दोनों लाइन डिफरेंट है। इन दोनों लाइन का बेसिक स्लोप सेम है, इन दोनों लाइंस का बेसिक स्लोप सेम है, इन दोनों लाइन का बेसिक स्लोप सेम है, बट ये दोनों लाइन है अलग अलग। क्योंकि ये 5x प्लस 7y प्लस 8 है, ये 10x प्लस 14y प्लस 11 बराबर 0 है। ये दोनों लाइन का बेसिक स्लोप सेम है, बट है दोनों लाइन अलग अलग, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं जरा, अगर मैं ऐसे लिख दूं मेरे प्यारे भाई, 5x, एक लाइन 5x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0 है, और दूसरी लाइन 10x प्लस 14y प्लस 16 बराबर 0 है। दूसरी लाइन 10x प्लस 14y प्लस 16 बराबर 0। मैंने आपके सामने ये लिख दिया। बताओ इन दोनों लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इन दोनों लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? यहां तो मुझे पता चलेगा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो x का कोफिशिएंट का रेशियो 5/10, y के कोफिशिएंट का रेशियो 7/14, यानी कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखो भाई साहब, यहां जो कांस्टेंट वैल्यू है 8 और 16, उनका भी तो रेशियो बराबर आ रहा है। जो कांस्टेंट वैल्यू उनका भी तो रेशियो बराबर आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो A1 से A2 का रेशियो है, वही B1 से B2 का रेशियो, वही C1 से C2 का रेशियो है। अगर आप गौर से देखो, ये दोनों लाइन अलग अलग है ही नहीं, ये दोनों सेम ही लाइन है, ये दोनों सेम ही लाइन्स हैं मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सेम ही लाइन है। अगर गौर से देखो तो कुछ भी नहीं है, बस यहां पहली लाइन को 2 से गुणा कर दिया है, दूसरी लाइन आ गई।
पहली लाइन को 2 से गुणा कर दिया, 5x का दोगुना 10x, 7y का दोगुना 14y, 8 का दोगुना 16, यानी कि ये दोनों संपाती रेखाएं, एक लाइन हमने खींची और दूसरी लाइन सेम टू सेम, दूसरी लाइन सेम टू सेम इसी के ऊपर खींच दी, यानी कि ये दोनों को इंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखाएं, और इन दोनों लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ये दोनों एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटेंगी, अनंत बिंदुओं पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। तो बेटा लाइन पैरेलल हो ठीक है, लेकिन पैरेलल होने के साथ साथ ये अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी आपने बराबर कर दिया ना, अगर आपने ये रेशियो C1/C2 वाला भी बराबर कर दिया, तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी। फिर सेम होने से लाइन पैरेलल नहीं बचेंगी, ये दोनों लाइन तो चिपक जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी। तो पैरेलल होने के लिए स्लोप तो बराबर होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए, बट C1/C2 डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर C1/C2 भी बराबर हो गया तो ये दोनों लाइन सेम ही हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां नो सॉल्यूशन और यहां हो जाएंगे अनंत सॉल्यूशन। अब समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, मैं टीचर हूं, मेरी मर्यादा है। एक काम करो फिर, जितनी गंदी गंदी आपको गाली आती हैं वो आप खुद को दे लो, और ये मान लेना कि मैंने दी हैं, ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे भाई, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अगर किसी दो लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, नो सॉल्यूशन, तो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होने के लिए स्लोप बराबर होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2, बट C1/C2 शुड बी डिफरेंट, C1/C2 शुड बी डिफरेंट। समझ में आया ना? अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि भैया अगर दो लाइन, मेरे प्यारे बच्चों, दो लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये आपकी मेरे दोस्तों पिंक लाइन, पिंक लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये पिंक लाइन की इक्वेशन है। और बच्चों ये कलवी लाइन, तो कलवी लाइन की इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, मैंने मान लिया। और प्यारे स्टूडेंट, अगर दो लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, अगर दो लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, ठीक है बच्चों, तो तभी संभव है जब दोनों सेम लाइन, और सेम लाइन तभी हो पाएंगी, सेम लाइन तभी होंगी जब A1 से A2 का रेशियो, B1 से B2 का रेशियो और C1 से C2 का रेशियो बराबर हो। यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी, और कोइंसिडेंट होंगी तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मुझे लगता है आपको अब कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है। हमें लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आया है। सर बीच बीच में मन भटक जाता है, क्या करें सर? मन भटक रहा है बेटा, ब्यूटी का चक्कर है, ये ब्यूटी है। नी अगर आपको समझ में आया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे सब बच्चे। जय हिंद सर बेस्ट, जय हिंद सर बेस्ट लिख देंगे।
एक नीरज रॉय को छोड़ के सब कुछ समझ में आ गया भाई। तो बच्चों नीरज रॉय के बारे में दो शब्द लिखो जरा आप। नीरज रॉय के बारे में दो शब्द लिखो। मैंने सेब खाया बेटा, सेब, कश्मीर का सेब मंगाए हैं, थैला में पैक होके आया है, अडानी जी ने डिलीवर किया है। एक बच्चा कह रहा सर पढ़ाई से बीपी पढ़ता है। बताओ जी, ये आपको पढ़ाई से बीपी पड़ता है। हमने सुना था कि पढ़ाई से कोई मरता नहीं है, ये कह रहा सर हमारा बीपी बढ़ता है। नीरज रॉय जी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी दिल्ली गवर्नमेंट में जान पहचान है। अब तो केजरीवाल जी भी जेल से बाहर आ गए, तो मैं उनसे बात करूंगा, वो आपको एक बैटरी रिक्शा दे देंगे, ठीक है ना। आपको बैटरी रिक्शा दे देंगे किस्तों पे, थोड़ी सी आपको किस्त देनी होगी और आपको डिस्काउंट मिलेगा और रिक्शा चलाओ। कितनी समस्या पता है दिल्ली में, सवारी बस स्टैंड पे चौराहे पे खड़ी रहते, रिक्शा वाले नहीं आते, किराया ज्यादा मांगते हैं। आप बढ़िया उसमें स्पीकर भी लगाना, गाना चलाना, धूम मचा ले, रिक्शा चलाना, मस्त मजा आएगा, ठीक है। मेरा बीपी लो होता है। अरे लड़कियों, तुम्हें समझ में आ गया लड़कियों? सर मैं पैक मार लेता हूं, पैक तो मैं भी मारता हूं। पुष्पिंदर जी, पुजिंदर कुमार जी, चीयर्स। पानी का पैक है, उबला हुआ पानी। अच्छा तनुश्री शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपके मन में एक छोटा सा ये डाउट जरूर आ सकता है, गोरा डाउट आएगा कि सर यहां अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए। स्लोप बराबर नहीं है यानी कि M1 M2 की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका स्लोप -A1/B1, इसका स्लोप -A2/B2। माइनस माइनस कट गया, A2 को उधर ले आए, A1/A2 बराबर B1/B2। सर C1/C2 क्या होगा? भाई C1 C2 बराबर हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन का स्लोप अलग अलग है, तो यानी कि लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगी, बात खत्म। C1 C2 किसके बराबर है किसके बराबर नहीं है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, तो ये सारे तीनों केस थे, मैंने आपको बड़े प्यार से समझा दिए, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया। अब हम इस पर बेस्ड सवालों को करेंगे। सवाल होंगे लेटेस्ट गोरे सवाल, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 के एग्जाम में आया है। आपके सामने दो समीकरण दिए, दोनों समीकरण समांतर हैं, तो k² + 6 क्या होगा? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, k पॉजिटिव है, k² + 6। देखो सवाल में k² + 6 पूछा है, ऐसा ऑप्शन होगा जो 6 घटाने पर स्क्वायर बने। 6 घटाने पर स्क्वायर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, 6 घटाने पर ये स्क्वायर होता है 64, ये नहीं बनेगा, बात खत्म। सॉल्व करना है तो आप जानते हैं बच्चों, मैंने भी समझा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, सॉरी, x के कोफिशिएंट और बच्चों ये आपके y के कोफिशिएंट, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो x का कोफिशिएंट यहां पे 4 है, यहां पे k-2 है, बराबर। राइट साइड में y का कोफिशिएंट यहां पे k-2 है और यहां पे 9 है, ये बराबर होना चाहिए। और देखो ये तो इक्वल होना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, C1 C2 डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे C1 3 है और ये आपका -5 है, डिफरेंट होना चाहिए। हमको k का मान निकालना है, तो k का मान तो मेरे प्यारे भाई यहां से निकल जाएगा, यहां से। अगर मैं k-2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? k-2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 नाम 36 आ जाएगा। अभी k-2 की k-2 में गुणा, k-2 का स्क्वायर 36, अंडरूट लेंगे तो k-2 आपका 36 का अंडरूट 6 आएगा। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8।
क्योंकि आपको यहां से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना K0, तो K की वैल्यू 8 आ गई। अगर आप K की वैल्यू 8 रखोगे तो ये बनेगा 4/6, ये बनेगा 6/9। ये दोनों तो बराबर रहेगा, ये अलग आएगा। अगर K का मान यहां 8 रख भी दिया जाए तो ये दोनों इक्वल रहेगा, C1/C2 डिफरेंट रहेगा, बिल्कुल सेट हो रहा है। K का मान 8 आया है, आपसे K² + 6 पूछा है, तो 8 का स्क्वायर 64 + 6 70 आंसर है। 70 इस सवाल का ठीक आंसर है। आइए, अगर दो रेखाएं समपाती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? ये सारे लेटेस्ट सवाल हैं, लेटेस्ट, पिछले 3 साल के सवाल ही कराऊंगा। If two straight lines are coinciding with each other, then the number of point of intersection is r. If two lines are coincident, they will have infinite solution. Infinite many point of intersection. Option number A. Infinite. Coincident, एक के ऊपर एक, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगला ये देखेंगे, CHSL का लेटेस्ट सवाल 2024 में आया है। दो समीकरण आपको दिए हैं, दो इक्वेशन आपको दिए, इनके ग्राफ क्या होंगे? द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट। आपके सामने दो ग्राफ दिए हैं, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई। आप देखो यहां से x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/4, y के कोफिशिएंट का रेशियो मेरे प्यारे भाई 2/8, यानी कि दोनों बराबर है। x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है। x के कोफिशिएंट का रेशियो 1/4, y के कोफिशिएंट का रेशियो 2/8, ये बराबर है। और कांस्टेंट अलग अलग है, कांस्टेंट अलग अलग है, 15/13। यानी कि यहां से a1/a2 बराबर b1/b2 आ रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। C1/C2 तो डिफरेंट दिख रहा है, 15-13, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दीज टू लाइन आर पैरेलल। अरे बाबलो, x का कोफिशिएंट तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, y का यहां पे 2, यहां पे 8 है, और कांस्टेंट अलग अलग हो रहा है, 15-13, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ए ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है, ये बताइए 53 नंबर सवाल है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन? सवाल है m के किस मान के लिए ये दोनों सिस्टम जो है इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? बच्चों, अगर इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है, तो रेशियो सेम होना चाहिए। x का कोफिशिएंट 17 है, यहां 23 है, बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों किसका? या y का कोफिशिएंट m है, या 299 है, 299, देखो ना। और मेरा C1/C2 भी सेम होना चाहिए। कांस्टेंट 102 है, 138 है, 102 है, यहां पे 138 है। अगर आप देखो तो 6 से काट लेंगे तो 17 छिक्का 102, 23 छिक्का, ये भी 17/23 है। 6 से काटोगे 17 बार चला जाएगा, 23 बार चला जाएगा, ये भी 17/23 है। m का मान पूछा है, तो बताओ 23 का कितने गुना है? 23 से कम 23, 6 9 23, 23 से कम 23 बच जाएगा 6, 23 69, 13 गुना, तो 17 की वैल्यू भी 13 गुना होगी। तो 17 का 13 गुना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 221। तो m का मान 221 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, 221। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, 23 से 299 13 बार कट रहा है, तो 17 का 13 गुना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 221। सर 51 में डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट क्यों बेटा? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अच्छा, 51 में डी ऑप्शन। भाई ये दोनों लाइन, अगर दो लाइन मेरे प्यारे भाई यहां पर कोइंसिडेंट है, तो उनके एक सॉल्यूशन थोड़ा ना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसमें कैसा डाउट? आगे आ जाइए, अगला सवाल। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए दोनों इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? के की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, थर्ड केस लग जाएगा। x का कोफिशिएंट यहां पे 4 है, यहां 5 है, y का कोफिशिएंट यहां पे 12 है, यहां पे k है, बराबर c1/c2 बराबर 36/45। देखो ये भी 4/5 ही हो रहा है,
आप इसको काट लो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 से भी 4/5 ही हो रहा है। तो 4 से 12 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना 15 है। तो के की वैल्यू 15 होनी चाहिए, 15, और ये आंसर है डी ऑप्शन। आए ना समझ में? आइए, के किस मान के लिए इस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? सेम ही सवाल हो गया क्या? तो सेम ही है, ये बताएंगे। 55, K1 K2 के बीच रिलेशन बताओ जिससे कि इन दोनों इक्वेशन के, ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन K1x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 8, 4x प्लस K2y इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। सवाल में यह बोला है कि अगर ये दोनों लाइन को इंसिडेंट हैं, अगर ये दोनों लाइन को इंसिडेंट है, संपाती रेखाएं हैं, तो K1 K2 के बीच क्या रिलेशन होगा? कोइंसिडेंट है तो मेरे भाई एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे K1 है, यहां पे 4 है, रेशियो सेम होना चाहिए K1/4। बिल्कुल टाइप वाइज करा रहा हूं। पहला टाइप हो रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, पहले टाइप हो रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला टाइप। K1/4 बराबर y का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है, यहां पे K2 है, कांस्टेंट दोनों ही राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, 8/16 आ जाएगा, 8/16। ठीक है जी, अब बताओ, बराबर कर दिया। यहां पे कांस्टेंट 8 है, 16, 8/16 का मतलब 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो यहां से K1 की वैल्यू अगर मैं इसको बराबर करता हूं तो K1/4 1/2, तो K1 की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं इनको इक्वल करता हूं तो यहां से K2 कितना आ जाएगा? 6। K2 बराबर 2 तिया 6 ही आ गया। आपसे क्या पूछा है? K1 K2 में रिलेशन बताओ, कौन सा रिलेशन है? K2 आपका 6 आ जाएगा। K2 K1 बराबर नहीं, ये वाला रिलेशन है, पहला ऑप्शन रिलेशन है, पहला सही है। K2 जो है 6 है, 6 क्या? K1 का 3 गुना, 2 तिया 6 होता है ना। K2 जो है K1 का 3 गुना है। K2 का मान 6 आ गया, K1 का मान 2 है, तो 2 का 3 गुना हो गया ना 6, तो K2 जो है वो K1 का 3 टाइम्स है। ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? जल्दी से करेंगे, देखो कितने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं, ये बताइए फटाफट। 56 नंबर, यदि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए और बी के मान का सम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? ए एंड बी की वैल्यू का सम क्या है? दीज टू इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा केस लगेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में? ये थर्ड वाला केस लगेगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, थर्ड वाला। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। अब बताओ यहां से, चलिए अगर ऐसा है तो आप देखो रेशियो सेम होना चाहिए। अब देखो लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में कर सकते हैं। देखो एक्स का ऑप्शन 4 गुना हो गया, 2 का 4 गुना हो गया 8। एक्स का ऑप्शन 2 था, यहां 8 होगा 4 गुना, तो वाई का भी 4 गुना होना चाहिए। अगर यहां 1 है तो वाई का भी 4 गुना होना चाहिए, यानी कि 1 का 4 गुना 4 आ गया, बी के लिए 4 आ गई। और यहां पे ए का भी 4 गुना होना चाहिए 12। अगर ए का 4 गुना 12 है तो ए का मान 3 आ जाएगा। दिमाग में कर सकते हैं, हर चीज को थोड़ा ना लिख के करा जाए। ये वाली जो लाइन है जस्ट 4 गुना होनी चाहिए, 2x का 4 गुना 8x, तो यहां पे 1y का 4 गुना 4y, या 3 का 4 गुना 12, तो ए का मान 3 आ गया, बी का मान 4 आ गया, a प्लस बी 7 आ गया। 7 इस सवाल का आंसर है, कुछ भी नहीं था। आगे आइए, ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है CHSL 2024 प्री के पेपर में, लेटेस्ट। फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन? k की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए, k की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? इफ दीज टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन रेशियो शुड बी सेम। ये क्या आ जाएगा? k/12 बराबर
एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई के गुणांक का रेशियो 3/k, और बराबर मेरे दोस्तों कांस्टेंट का रेशियो। यहां देखिए कांस्टेंट क्या है, -k-3, और यहां से है कांस्टेंट -k। दिस शुड बी इक्वल। हमें k का मान पूछा है, तो k का मान तीनों बराबर होने चाहिए। k का मान तो यहीं से आ जाएगा बेटा, इन दोनों से आ जाएगा। इन दोनों से k² बराबर क्या आ जाएगा, 12×3 = 36, और 36 कंडूड आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 6, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 6। 6 आंसर आ गया। अगर आप k का मान 6 रखो, देखो तीनों बराबर आ जाएगा। 6/12 1/2, 3/6 1/2, माइनस माइनस कट गया, 6 - 3 3, 3/6 1/2, 3/6 1/2, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तीनों बराबर हो गया, खत्म। यस, दिस इज गुड। ए और बी की वैल्यू बताओ जिससे इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट दीज हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, यहां एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, यहां a - b है, 3/a - b बराबर, y का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है और यहां पे a+b है, 1/a+b इक्वल टू, राइट साइड में मेरे दोस्तों कांस्टेंट कितना है, यहां पे 3 है, और यहां पे कांस्टेंट कितना है, 3a+b - 3, 3a+b - 3 आ जाएगा, 3a+b - 3, यही है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो भैया यहां से तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, यहां से मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। आप बताओ अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3a + 3b बराबर a - b, तो 2a बराबर -4b, तो a बराबर आ जाएगा -2b, a बराबर -2b आ गया। तो भाई मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा भाई, एक इक्वेशन यहां से आ गई, ऐसी आप एक इक्वेशन यहां से बनाओगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। पर मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने यहां से इक्वेशन निकाली, ए जो है बी का -2 गुना है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां ए बी का -2 गुना हो। यहां ए बी में -2 से गुणा करूंगा तो ए नहीं आएगा, यहां बी में -2 से गुणा करूंगा तो बेटा 3 आ जाएगा ए के बराबर, यह आंसर हो सकता है। यहां बी में -2 से गुणा करूंगा ए नहीं आएगा, यहां बी में -2 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, ए नहीं आएगा, बात खत्म। अकेला ऑप्शन ऐसा है जहां ए का जो मान है 3, वो बी की वैल्यू -3/2 का, ए का जो मान है वो बी की वैल्यू का -2 गुना है। सी ऑप्शन। मैं इस सवाल को ऑप्शन से कर लूंगा, ना कि पूरा करूंगा बेटा, डी नहीं है भाई साहब। आंसर सी ऑप्शन है इसका। अरे धीरज पटेल इतने कमेंट मत करा करो, तुम्हारे चक्कर में दूसरे बच्चे के कमेंट छुप जाते हैं। अरे भाई साहब शांत हो जाओ पटेल जी, आंसर आ गया, सी ऑप्शन इसका आंसर है। ये होता है बेटा जल्दी करने का तरीका, कि भाई मैं क्यों इक्वेशन बनाने में अपना टाइम वेस्ट करता रहा हूं जब मेरे पास और बतेरे काम है करने के लिए। आ गया ये जल्दी से। सवाल नंबर 59, ये करो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इफ। इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अगर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा आपका सवाल 58 था, वैसे ही सवाल 59 है। मैंने आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डाला है। अब आप इस सवाल को सॉल्व करो और कमेंट करके बताना। आप इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है जी, कि इसका आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर 60, ये बताइए। अब यहां पे दूसरा टाइप ले लेते हैं। अब ये एक टाइप खत्म हो गया, अब यहां से दूसरा टाइप ले लेते हैं, पैरालाइन वाला, सेकंड टाइप। सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का, करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट करेंगे।
सेकंड टाइप आ गया, पी के किस मान के लिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, हैव नो सोल्यूशन, दैट मीन्स टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और पैरेलल लाइन की कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2, बट c1/c2 नहीं सेम होना चाहिए। आप देखो यहां पे x का कोएफिशिएंट 18 है, यहां पे p है बराबर, यहां पे y का कोएफिशिएंट 36 है, यहां -54 है, और शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। और आप देख रहे हैं c1/c2 सेम है भी नहीं, यहां 45 है, 67 है। हमें केवल यहां से p का मान निकालना है, तो p का मान तो यहीं से आ जाएगा ना, यहीं से आ जाएगा। अगर ये 18 का दुगुना 36 हो रहा है, तो यहां भी -27 का दुगुना होना चाहिए, -54, -27 का डबल, तो p का मान आ गया -27। सेकेंड ऑप्शन सी ऑप्शन बेटा, -27 आंसर आएगा ना यार इसका। अरे बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है क्या। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। फॉर वॉट वैल्यू एम फॉर एम हैव नो सॉल्यूशन, एम के किस मान के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बताइए। एम के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहां 18 है, यहां 7 है, 18/7 बराबर, वाई का कोएफिशिएंट यहां पर -72 है, और यहां y का कोएफिशिएंट है -m, ये इक्वल होना चाहिए। और c1/c2 शुड नॉट बी सेम, c1 13 है, ये -17 है। जार सी बात है भाई, ये 13-17 तो कहीं भी मैच नहीं करेगा इन दोनों से, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ऑलरेडी डिफरेंट है। तो यहां से आपके m की वैल्यू आ जाएगी, माइनस तो काट ही देते हैं, 18 चौक 72, 4 गुना तो 7 चौक 28, तो m की वैल्यू आ जाएगी 28 m का मान होना चाहिए। आसान सवाल था। चलिए अगला 62 नंबर सवाल, लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आपके सामने दो इक्वेशन दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे भाई आपके सामने ये दो इक्वेशन दिए, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। जब मैं इनको ध्यान से देखूंगा, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो 4-3 है, वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो 16-12-4-3 है, कांस्टेंट अलग है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और यहां पे एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो 0.4 और 0.3, वाई के कोएफिशिएंट है 0.16 0.12। ध्यान से देखो तो ये दोनों रेशियो बराबर है, ये भी 4/3 हो जाएगा, दशमलव काटेंगे, 4 चौक 16, 4 तेरह, ये भी 4/3 हो जाएगा। कांस्टेंट इज डिफरेंट, कांस्टेंट का रेशियो डिफरेंस है 1.7 3.4, ये डिफरेंट है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन इनका नहीं होने वाला। बस दशमलव देके आपको डरा रहा है एग्जामिनर, है कुछ नहीं। आइए ये बताइए सवाल नंबर 63, जल्दी से करो। Given a linear equation in two variables 5x plus 7y minus 8 equal to 0, which of the following linear equation along with the given equation forms a system of linear equation having no solution। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला गया है कि हमने भाई साहब आपको एक इक्वेशन देके एहसान कर दिया, 5x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0। हमने आपको इक्वेशन दे दी, बोला इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं बनाती। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस दिए गए समीकरण के साथ कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। चलिए, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन 5x प्लस 7y सेम होगा, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। देखो ये वाला हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। कि यहां पे स्लोप तो सेम हो गया लेकिन कांस्टेंट अलग अलग हो गया। यहां पे देखो दोनों का स्लोप तो सेम हो गया, 5x प्लस 7y 5x प्लस 7y, कांस्टेंट डिफरेंट हो गया, -8 है -16, ये -8 है -16, कांस्टेंट अलग हो गया। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा। और देखते ही सवाल हो गया आगे। सवाल है आपके सामने 64, बनाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने
64। For which of the following values of a and b do the given equation have no solution? ए बी के किस मान के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है? बहुत अच्छा, यहां पे थोड़ा सा शायद दिमाग लगाना है। क्या है ए बी की ऐसी वैल्यू की कोई सॉल्यूशन ना हो? अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब पैरेलल लाइन है, तो यहां एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहां 1 माइनस ए, 1/1 माइनस ए इज इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए माइनस ए है, यहां 6 है, बराबर माइनस ए बटा 6। वाई का कोएफिशिएंट यहां माइनस ए, यहां 6, एंड शुड नॉट बी इक्वल टू, किसके बराबर नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट। यहां 2 माइनस ए, यहां ए प्लस बी है, 2 माइनस ए है बच्चों, यहां ए प्लस बी है। अब मुझे यहां से सॉल्व करना है और मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहां से देखते हैं मेरे भाई, यहां से क्या होगा बेटा? यहां से देखूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस ए की माइनस ए में। अगर इन दोनों की गुणा करूंगा, ये माइनस है, माइनस की 1 माइनस ए में गुणा कर लो तो ए माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ए बराबर 6। ये आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बच्चे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी भैया। माइनस ए की जब 1 माइनस ए में गुणा करेंगे, माइनस की जब 1 माइनस ए में गुणा करेंगे तो ए माइनस 1 हो जाएगा, माइनस की 1 माइनस ए में गुणा करेंगे ए माइनस 1 हो जाएगा, तो ए इंटू ए माइनस 1 बराबर 6 एकम 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 6। या तो आप इसको सॉल्व करो या ऑप्शन से चेक कर लो ए का मान। -3 है दो जगह 3 है। अगर मैं ए का मान -3 रखूंगा, -3 में -1 जोड़ूंगा -4, ये तो 12 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 6, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ए की जगह 3 रखने पर सेटिस्फाई होगा, ए की जगह 3 रखोगे 3 -1 2 बराबर 6 आ रहा है, यानी कि ए का मान 3 आ गया। पहली बात तो बच्चों ए का मान 3 आ गया, आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन हमें बी का मान भी निकालना है, काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं दो ऑप्शन में फंस रहा हूं, मुझे बी का मान भी निकालना है। अब आप कहीं से भी निकाल लीजिए बेटा, ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हमें बी का मान निकालना है, तो ए का मान 3 आ गया, ये वैल्यू आप यहां रख दो, ए की वैल्यू आप यहां रख दीजिए मेरे प्यारे, भी आ जाएगा बी का मान। ए की जगह अगर आप 3 रख दोगे तो हो जाएगा -3/6 शुड नॉट बी इक्वल टू, ए की जगह 3 रख दोगे 2 - 3 -1/3 प्लस बी, तो -3/6, ए की जगह 3 रख दिया है तो -3/6 का मतलब -1/2, -1/2। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 प्लस बी, 3 उधर आ जाएगा, 2 - 3 -1, तो -1 शुड नॉट बी इक्वल टू बी, तो बी का मान -1 नहीं आना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन यहां से करेक्ट। अच्छा सवाल। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके चलिए अगला। मजा तो आ रहा है ना? ज्यादा नहीं है, 4 सवाल और हैं, 65 नंबर। ये बताइए बच्चों, के की वह वैल्यू बताओ जिसके लिए इन समीकरणों का एक यूनिक सॉल्यूशन है। अगला टाइप आ गया, कितने सीक्वेंस में मैंने आपको बताया भाई। पहले देखिए, क्लास शुरू हुई, पहले बच्चों मैंने आपको ये 3 लाइन खींच के दिखाई, 3 केस बनते हैं, फिर मैंने उनकी टर्मिनोलॉजी लिखी, फिर मैंने उनका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसके बाद सवाल शुरू। पहले मैंने आपको सवाल कराए इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सारे टाइप कर ले जितने बने आज तक पेपर में, आज तक जितने पेपर में आए। फिर मैंने टाइप चेंज करके आपको बताया नो सॉल्यूशन वाला, और मैं आज आखिरी टाइप आपको बता रहा हूं अब यूनिक सॉल्यूशन वाला। यूनिक सॉल्यूशन
बताओ के किस मान के लिए इनका यूनिक सॉल्यूशन है, एक अद्वितीय हल है। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करें, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अब c1 c2 क्या है, भाड़ में जाए, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां करते एक्स का क्वेश्चन 4 है, यहां पे 6, 4/6 शुड नॉट बी इक्वल टू, यहां वाई का क्वेश्चन 6 है, यहां k+4 है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 4 इंटू k+4 शुड नॉट बी इक्वल टू, 6 की 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 36, 4 से 36 9 बार कट गया, 4 उधर चला जाएगा, 9 - 4 5, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 5, तो k का मान 5 नहीं होना चाहिए, आंसर बी है। नेक्स्ट, अगला गोरा सवाल लेंगे हम 66 नंबर। मान लीजिए k कांस्टेंट है और kx प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस के वाई इक्वल टू 4 का एक यूनिक सॉल्यूशन है। इन दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है यदि और केवल यदि ये बात सही हो। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। k इज ए कांस्टेंट एंड दीज टू लाइन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। यहां पे x का ऑप्शन k है, यहां पे 4 है, तो k/4 शुड नॉट बी इक्वल टू, y का ऑप्शन 1 है, यहां k है, 1/k, तो k² शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अगर k² 4 के बराबर नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया मेरे प्यार भी कि k का मान ना तो आप 2 ले सकते हो ना ही -2 ले सकते हो। k की वैल्यू ना तो 2 होगी ना -2 होगी, क्योंकि अगर आपने 2 का स्क्वायर करा तो भी 4 के बराबर आ जाएगा और -2 का स्क्वायर रखा तो भी 4 के बराबर आ जाएगा। तो k का मान ना तो आप 2 ले सकते हो ना -2, यानी कि इसका मतलब मेरे प्यार में मोड k शुड नॉट बी इक्वल टू, k का मोड मतलब पॉजिटिव 2 भी नहीं लेना है आपको और ना ही आपको मेरे दोस्तों नेगेटिव 2 लेना, क्योंकि पॉजिटिव 2 का मोड 2 आएगा, नेगेटिव 2 का मोड भी 2 ही आएगा। तो ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है कि k का मान ना तो आपको 2 लेना है ना -2, यानी कि k की आपको 2 मैग्नीट्यूड लेना ही नहीं है। ठीक है मेरे प्यार बेटे, यानी कि k का मोड 2 नहीं होना चाहिए। अगर k की जगह -2 रखा जाता है तो उसका मोड 2 आ जाएगा, k की जगह 2 रखा जाता है तो उसका मोड 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर सी है, ना कि ए। ये गलत है बेटा, ए ऑप्शन। k की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते, -2 भी नहीं ले सकते। आगे नेक्स्ट 67, ये बताइए बच्चों, what conclusion can be drawn about the solution of the following system of linear equation in two variable। आपके सामने दो इक्वेशन दी हुई हैं, बोला है इनसे क्या निष्कर्ष निकालोगे, बैठकर निष्कर्ष निकालो। तो आप देखते हैं कि यहां a1/a2 x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 2/3 अलग अलग है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स दीज टू लाइन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है। मुझे इस बात की परवाह ही नहीं कि c1 c2 क्या है। हमें इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि यहां पे c1 c2 क्या है। नेक्स्ट और आज की क्लास का और इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल, नेक्स्ट और आज की क्लास का और इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल, और यह सवाल है बेटा इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का, आईबी के पेपर का। तो इंटेलिजेंट लोग आगे आए इस सवाल को करने के लिए, इंटेलिजेंट लोग आगे आए। सर 10 अक्टूबर को क्या सरप्राइज है? हां, 10 अक्टूबर को सरप्राइज मिलने वाला है शाम को हमारे YouTube चैनल पे। जैसे धमाका किया था हमने टेस्ट रैंकर ऐप का,
उससे भी बड़ा धमाका होगा और आप वाकई में कहोगे सर आपने हमारे लिए जो किया है ना, इतना तो कोई दोस्त भी नहीं करता। ठीक है, इतना तो हम खुद के लिए भी नहीं करते जितना आपने हमारे लिए किया है। शाम को 10 बजे लाइव आके वो अनाउंसमेंट सुननी है। रात सॉरी 10 तारीख को शाम को आके उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित लेबल वाले दावे ए और कारण आर के संबंध में सत्य है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग लेबल्ड असर्शन एंड रीजन आर। आपके सामने एक ये तो दिया है सवाल और ये दिया है सवाल के पीछे का कारण, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए 9x प्लस 6y बराबर 11, 7x प्लस के वाई बराबर 9 हैज नो सॉल्यूशन इफ के बराबर 14/3। अगर इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो इनका मेरे दोस्तों स्लोप सेम होगा। एक्स का कोएफिशिएंट 9/7, वाई का कोएफिशिएंट मेरे दोस्तों 6/के बराबर होना चाहिए और कांस्टेंट मेरे प्यारे भाई डिफरेंट आएगा 11/9, तो ऑलरेडी 11 आ रहा है 9 है, तो यहां से के का जो मान आएगा मेरे प्यारे भाई वो आएगा 7×42/9। के की वैल्यू आ जाएगी 42/9 यानी कि 14/3, यानी कि बिल्कुल सही कह रहा है, एसर्शन तो बिल्कुल सही है। इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी अगर के का मान 14/3 ही सही है। क्या कारण सही बताया है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी डी एक्स प्लस ई वाई बराबर एफ हैज नो सॉल्यूशन इफ, अगर दो इक्वेशन का सिस्टम ऐसा है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो a/d बराबर b/e बट शुड नॉट बी इक्वल टू c/f, ये भी सही है। यानी कि ये रीजन जो बताया गया है इस सवाल के पीछे का ये भी सही है और मेरा सवाल भी सही है। तो बोथ a एंड आर ट्रू, बोथ a एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला सही आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन। तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितना प्यारा सवाल पूछा है, अलग ही लेवल पे जाके पूछा लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हर एक चीज का कारण समझा है, तो आपने ये कर लिया होगा मेरे भाई। बताइए मजा आया? अगर आपको ये लेक्चर देख के समझ के मजा आया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आया है तो भी कमेंट में आप मुझे लिख के बताओ मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात होगी किसी और क्लास में। बाय मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। मैंने हर एक टाइप को कवर कर दिया, हर एक लेवल के सवाल को समझा दिया, ऑप्शन से कैसे करना है, ठीक है भैया, और सॉल्व कैसे करना है, हर एक चीज डिटेल में समझा दी। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये बेस्ट है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पिछले 2-3 साल से कॉन्सेप्ट वायरल है। आगे से मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा सवाल आता है किसी भी पेपर में तो अब आप गलत करके नहीं आओगे, आप उसको करोगे और सही करोगे। ठीक है जी, आज इतना ही।